is never by mere chance. It is the result of forces working together. And with this, I am back with a new chapter that's force and pressure. Hello everyone, and my name is Srishti Podar, and let's get started. तो सबसे पहले अपन एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं. ओके, सो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि सम बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल. ओके, वो बॉल को किक कर रहे हैं एंड वहीं पे दूसरी तरफ एक गोलकीपर है जो कि गोल होने से रोक रहा है. ओके, तो ये सब एक्चुअली क्या है? जो बॉल हमारा मूव हुआ वो कैसे मूव हुआ? जब तक किसी बच्चे ने फोर्स नहीं लगाया उस पे तब तक वो बॉल मूव नहीं हुआ. एंड दूसरी तरफ गोलकीपर भी एक फोर्स लगा रहा था ताकि वो बॉल को रोक पाए और गोल होने से रुक जाए. सेकंड पिक्चर ये है. यूजुअली हम लोग बहुत कंफ्यूज हुए रहते हैं. डोर्स पे ऐसे लिखा रहता है पुल पुश, तो हम थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए सही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये पुल है क्या, पुश है क्या. तो पुल मीन्स अपनी तरफ खींचना एंड पुश मीन्स धक्का देना. तो ये सारी बातें और ये वीडियोस हमने क्यों देखा, ये जानने के लिए देखा कि व्हाट इज एक्चुअली फोर्स. फोर्स इज नथिंग बट अ पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज फोर्स. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपन खुद की तरफ खींच रहे हैं दैट इज वी आर पुलिंग, या फिर धक्का दे रहे हैं पुशिंग, सो दैट इज नोन एज फोर्स. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन. मतलब जब तक दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगे तब तक फोर्स इज नॉट गोइंग टू कम इनटू द प्ले. ओके, तो ये अपन पढ़ लेते हैं. An interaction of one object with another object results in a force between the two objects. At least two objects must interact for a force to come into play. जैसे ये दो लड़कियों को हम देख लेते हैं. तो ये क्या कर रही है, अपन कहते हैं ना फुगड़ी खेल रहे हैं. तो दोनों एक तरफ से कह सकते हैं कि पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपनी तरफ. ओके, तभी वो दोनों एक राउंड सर्कल में वो फुगड़ी कर पा रहे हैं. ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज एक कार है, ठीक है. अगर ये जो मैन है ये जस्ट पीछे उसके खड़ा हो जाए तो क्या कार मूव कर जाएगी खुद से? नहीं. जब तक वो पुश नहीं करेगा या फिर जब तक इंजन अपन स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक कार नहीं आगे चलेगी. बट अपन अभी इंजन स्टार्ट करके कार को आगे चलाने की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट पुशिंग से कार को आगे चलाने की बात कर रहे हैं. तो अगर ये आदमी सिर्फ खड़ा रहे तो कार तो चलेगी नहीं. जब तक वो पुश नहीं करेगा तब तक कार नहीं चलेगी. तो यहाँ पे भी इंटरैक्शन हो रहा है. इफ अ मैन स्टैंड्स बिहाइंड द कार डज नॉट मूव. If he pushes the car, he applies force and the car begins to move in the direction of the applied force. In the direction of the applied force मतलब जिस डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसी डायरेक्शन में कार मूव करेगी. जैसे यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में कार आगे जाएगी. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. ओके, ये मैन इस बुलक को पुल कर रहा है. ओके, मतलब अपनी तरफ खींच रहा है, पर बुलक भी दूसरी तरफ फोर्स लगा रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा करके. ओके, तो दोनों ही अपनी तरफ एक पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं. तो यहाँ पे भी कुछ इंटरैक्शन हो रहा है तभी फोर्स इज कमिंग इनटू प्ले. ओके, तो ये सिर्फ ये बताने के लिए था कि फोर्स नीड्स इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. ओके, यहाँ पे अब एक टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन है. देखो, अब ऐसा है कि जो टीम ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी उसी तरफ रोप पुल होगा. सपोज ये 3 बच्चे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो रोप उन्हीं की तरफ जाएगा एंड दे विल विन दिस गेम. यहाँ पे देखो क्या है. यहाँ पे देखो ये 2 मैन है, ये इस तरफ इस कबर्ड को या बॉक्स को जो भी है इसको पुश कर रहे हैं. और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस तरफ पुश कर रहा है, ये इस तरफ पुश कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे तो बॉक्स इधर मूव कर जाएगी अगर ये एनफ फोर्स अप्लाई करते हैं. अब यहाँ पे अगर दोनों के फोर्सेस सेम होंगे तो बॉक्स मूव ही नहीं करेगा, या फिर जिसका फोर्स ज्यादा होगा उसी के फोर्स से बॉक्स मूव कर जाएगा. मतलब अगर इस मैन ने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो बॉक्स इस तरफ मूव हो जाएगा. ओके, तो ये देखने के लिए था कि फोर्सेस हम जिस डायरेक्शन में लगाते हैं उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट एक्ट करता है. तो यहाँ पे अपन ये रीड आउट कर लेते हैं. फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर. अगर आप सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स ऐड हो जाएगा और आगे अपना ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा. अगर दो फोर्सेस एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
तो जो नेट फोर्स है वो डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन टू फोर्सेस, है ना। जैसे कि हमने इस प्रीवियस एग्जांपल में देखा, ये दो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा था। अब इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा फोर्स, मतलब अगर ये ज्यादा अप्लाई कर रहा है तो दिस माइनस दिस फोर्स, ओके। अगर ये दोनों सेम अप्लाई कर रहे हैं तो दिस माइनस दिस विल बी जीरो, नो फोर्स विल बी अप्लाइड, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, ओके। A force could be larger or smaller than the other or equal to each other. जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक ज्यादा जोर से पुश कर सकता है या दूसरा थोड़ा कम फोर्स लगा के पुश कर सकता है, या ये भी हो सकता है कि दोनों इक्वली फोर्स लगाए, ओके। स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कितना फोर्स लग रहा है वो अपन उसके मैग्नीट्यूड से देख सकते हैं, ओके। Also, if the direction or the magnitude of the applied force changes, its effect also changes. अगर आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो फिर उसका इफेक्ट ऑफ कोर्स चेंज होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में लग रहा है, ओके। यहाँ पे अपन लिख लेते हैं क्वांटिटी, ओके। तो अगर अपन क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं या फिर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। जैसे वो बॉक्स को पुल कर रहे थे, अगर दूसरे ने ज्यादा तेज पुल किया तो वो उसकी तरफ फोर्स लगेगा, या फिर डायरेक्शन चेंज कर लिया तो भी इफेक्ट चेंज हो रहा था। इन जनरल, मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, हाउएवर द इफेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स, जहां से भी ज्यादा टोटल फोर्स लग रहा है उस हिसाब से हमारा चेंजेस होगा, ओके। ओके, जैसे ये बर्ड उड़ के जा रहा है तो इसमें भी फोर्स लग रहा है, ओके। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अब अपन ये देखने वाले हैं कि फोर्स से क्या क्या हो सकता है, ओके। फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकती है। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब सिंपली ये होता है कि या तो स्पीड या उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो रहा हो। यू सी, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। The state of rest is considered to be the state of zero speed. अगर अपन कह रहे हैं कि it is state, the object is in a state of rest, इसका मतलब उसका speed zero है, okay. An object may be at rest or in motion, both are at states of motion, okay. अब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मतलब वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, या फिर वो इन मोशन है, वो मूव कर रहा है, दोनों ही उसके स्टेट ऑफ मोशन है, ओके। ऐसा नहीं है सिर्फ मूव कर रहा है उसी को अपन स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं, दोनों स्टेट ऑफ मोशन है। A force applied on an object may change its speed. अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट में कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, ओके। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। ऑफ कोर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सपोज एक बॉल मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो, आपने उसी डायरेक्शन में उसको एक किक किया या धक्का दिया तो उसका स्पीड उसी डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। अब बॉल इधर से मूव हो रहा है, आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो अब सपोज ऐसे करके बॉल आ रहा है, आपने यहाँ से फोर्स लगाया तो ऑफ कोर्स उसका जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगा। इट्स कॉमन सेंस एंड यही इसके पीछे का साइंस है। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। The force is changing the state of the motion. अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ही स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाए। जब सपोज अपन ये एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे दिस गर्ल इज पुशिंग द वॉल, तो क्या वॉल पुश होके पीछे चली जा रही है? अभी आप ही जब ये वीडियो देख रहे हैं तो खड़े हो जाइए, 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए और वॉल को पुश करने का ट्राई कीजिए, तो क्या वॉल पीछे पुश हो जा रहा है? नहीं। So many a times the application of force does not result in a change of state of motion. जरूरी नहीं है कि हर बार ही अपना स्टेट ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाए फोर्स एप्लीकेशन करने पे। अब ये जो पेपर क्रश हुआ इसमें भी फोर्स लगा है, इसी से हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन निकल के आता है कि फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। सपोज मैं इस पेन को ही देख लेती हूँ, अगर मैंने इसको फोर्सफुली हैमर से तोड़ने का ट्राई किया तो ये ब्रेक हो जाएगा और इसका शेप ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे ये आटा डो है ना, इसमें भी जब अपन प्रेशर लगाते हैं तो इसका शेप चेंज हो जाता है। जैसे अब ये राउंड है, फिर अपन इसको अपने तरीके से फोर्स लगा के शेप चेंज कर सकते हैं, ओके। जैसे ये बलून हो गया, इफ यू ट्राई टू बर्स्ट इट between the palm of your hands, then it's going to change its shape. Of course, burst हो जाएगा बलून तो शेप तो चेंज हो गया।
तो दो कंक्लूजन निकल के आ गए अपने लिए कि फोर्स एक तो चेंज कर देता है शेप को और दूसरा स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज कर देता है। ओके, अब फोर्स क्या क्या कर सकता है? मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। ऑफ कोर्स अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो आप उसको फोर्स लगा के मूव कर सकते हैं। सपोज एक बॉल है, वो रेस्ट में है, अगर आपने फोर्स लगाया तो वो आगे चलने लगेगा। इट मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स मूविंग। अगर कोई बॉल मूव कर रही है, आपने थोड़ा और धक्का दे दिया तो स्पीड बढ़ जाएगा। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर बॉल यहाँ से मूव कर रही है, आपने यहाँ धक्का दिया, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शेप चेंज हो जाता है, अभी अपन ने देखा। एंड मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स। अब जरूरी नहीं है कि ये चेंज हो ही हो। सपोज ये पेन में देख लेती हूँ, अगर मैं इसको सिर्फ इतना प्रेस करके इतना फोर्स लगा रही हूँ, क्या इसका शेप चेंज हो रहा है? नहीं। तो जरूरी नहीं है कि ये हो ही, बट ऐसा होता है। इट डिपेंड्स ऑन द केसेस। अब अपन कुछ कॉन्टैक्ट फोर्सेस देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस का सिंपली वो मीनिंग है, वो फोर्स जो तभी एक्ट करता है जब ऑब्जेक्ट के साथ उसका कुछ कॉन्टैक्ट हो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है हमारा मस्कुलर फोर्सेस। द फोर्सेस रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। अब ऐसा होता है कि जो फोर्स है वो मसल्स के कांटेक्ट में है, तभी जाके कुछ ना कुछ फोर्स लग पा रहा है, तभी जाके कुछ ना कुछ इफेक्ट हो पा रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के प्रोसेस में फूड गेट्स पुश्ड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। जब अपना फूड पाइप से अंदर खाना जाता है, सो अपन कहते हैं ना थ्रू पेरिस्टालसिस, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स, फूड नीचे जाता है। ओके, तो वो भी एक मस्कुलर फोर्स हो गया। लंग्स जो है हमारा एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल वी इनहेल एंड एक्सहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जब अपन ब्रीथ करते हैं तो लंग्स ना हमारे एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो भी एक मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। अब एनिमल्स भी यूज मेक ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट द फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क लाइक बुलॉक्स, हॉर्सेस, डोंकीज एंड कैमल्स। ये सब भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। ओके, उनका भी कौन सा फोर्स लग रहा है? मस्कुलर फोर्स लग रहा है। वो भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं और फिर ही कुछ ना कुछ इफेक्ट अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे देख लो, ये फार्मर टिलिंग ऑपरेशन कैरी आउट कर रहा है। ओके, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है क्रॉप प्रोडक्शन में व्हाट इज टिलिंग। तो यहाँ पे बुलक्स का कुछ मस्कुलर फोर्स लग रहा है, तभी आके जाके सॉइल टिल हो रही है। ओके, सो मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी एक टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। ओके, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आके ही वर्क करता है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ऑल दीज एग्जांपल्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जितने भी अपन ने एग्जांपल्स अभी देखे हैं, तो उन सब में ही एक ऑपोजिट फोर्स लगता है और उसी फोर्स का नाम होता है फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स। जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स है उसमें एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सपोज ये बॉल यहाँ पे मूव कर रही है, ओके, ये एरो है, यहाँ पे ये बॉल मूव कर रही है, तो हमेशा एक पीछे फोर्स लगता है जिसको अपन फ्रिक्शन कहते हैं, और ये लगता ही लगता है। ओके, सो ये भी एक टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स था। अब अपन देख लेते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अपन ने दो कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ लिए हैं, दैट इज वन इज मस्कुलर फोर्स एंड अदर इज फ्रिक्शनल फोर्स। अब अपन देख लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, मैग्नेट आपने देखा होगा, वो दूर से ही चीजों को अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे आयरन नेल्स ये हो गए, ये दूर से ही अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसमें जो इफेक्ट हुआ ऑब्जेक्ट में, इस फोर्स को कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं पड़ी ऑब्जेक्ट की, कि जब तुम आयरन नील को मैग्नेट के पास लेके जाओगे तभी वो चिपकेगा। नहीं, थोड़ी सी दूर से ही वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अट्रैक्शन और रिपल्शन between objects can also be seen as another form of pull or push. अट्रैक्शन या रिपल्शन मतलब दूर जाना, ये भी एक टाइप ऑफ पुल या पुश है, एंड therefore it can be classified as force. A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. Okay, the force exerted by a magnet is an example of a non-contact force. Let's see another one. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, आपने देखा होगा जब आप स्केल को रब करते हैं अपने हेयर में या कहीं पे भी बहुत फास्ट विग्रेसली रब करते हैं, एंड फिर आप उसको कुछ पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं, तो वो खुद ही से जो पेपर है वो आपके स्केल में
चिपकने लगते हैं। आई होप ये सबने ही ये वाला एक्टिविटी किया ही होगा कभी ना कभी। तो इट इज बिकॉज ऑफ अ फोर्स नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स exerted by a charged body on another charged or uncharged body। जब आप स्केल को बहुत तेज तेज रब करते हैं तो उसमें ना चार्जेस आ जाते हैं, तो उस चार्ज के कारण ही जो अनचार्ज बॉडी, जैसे पेपर तो अनचार्ज है, तो वो उसमें स्टिक होने लगते हैं। ओके, सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं पड़ी उसका मोशन होने के लिए। ओके, दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देयरफॉर नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटी वी ऑल नो कि न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटी ऐसे एप्पल ट्री के नीचे बैठ के। जब एप्पल एक बार नीचे गिरा था ग्राउंड में, तो न्यूटन थॉट कि एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। ओके, पेड़ से टूटने के बाद नीचे क्यों गिर रहा है। तो ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ क्योंकि अर्थ पुल्स देम। ओके, एंड दैट पुल इज नोन एज ग्रेविटी। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। सो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ओके, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। सपोज ये पेन है, ये मैंने ड्रॉप किया, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। इस मेरे हाथ में और पेन में कोई कांटेक्ट है क्या? अभी नहीं, फिर भी ये नीचे जा रहा है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, अब अपन आ जाते हैं अपने चैप्टर के सेकंड पार्ट में। फोर्थ पार्ट हमारा एंड हो चुका है, अब अपन प्रेशर देखने वाले हैं। यहाँ पे एक पर्सन है, तो वो हैमर से इस ऑब्जेक्ट को दीवार पे ठोकने की कोशिश कर रहा है। ओके, ऑन द अदर हैंड एक और पर्सन है जो इस नेल को दीवार पे ठोकने की कोशिश कर रहा है, जिसका एक पॉइंटेड एंड है या शार्प एंड है। पर ये इसको ट्राई कर रहा है, पर ये देखो आउच लिखा रहा है, यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। बट ये यहाँ पे हैमर को वॉल में कर रहा है तो ये हो जा रहा है। सो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? दिस कंसेप्ट इज प्रेशर। तो प्रेशर सिंपली ये होता है अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। मतलब किसी भी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी को अपन प्रेशर कहते हैं। प्रेशर और एरिया का एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर अप्लाई हो पाएगा। जैसे कि ये वाला जो हमने एग्जाम्पल देखा था, इसमें देखो एरिया कितना ज्यादा है, इसलिए ये प्रेशर ठीक से लग नहीं पा रहा है और ये दीवार के अंदर नहीं जा रहा है। बट यहाँ पे देखो इस आयरन नेल का एरिया कितना कम है और इसी के कारण प्रेशर ज्यादा लग पा रहा है एंड देन ये आयरन नेल फाइनली वॉल में जा पा रहा है। So at this stage we consider only those forces which act perpendicular to the surfaces on which the pressure is to be computed। मतलब यहाँ पे अपन सिर्फ उन फोर्सेस की बात कर रहे हैं जो परपेंडिकुलरली लग रहा है सरफेस पे। ओके, ऐसे या ऐसे नहीं लग रहा है सीधा, अगर ये सरफेस है तो ऐसे परपेंडिकुलरली लग रहा है, मतलब एट अ 90 डिग्री एंगल। क्योंकि बाकी केसेस में डिफरेंट हो जाता है। वी डोंट हैव टू स्टडी दोज केसेस हियर, बट अभी हम 8th क्लास में सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्सेस की ही बात करने वाले हैं। अब ये वाला एग्जांपल भी एक देख लो। ये एक पॉटर है, ओके, एंड ही इज कैरिंग द लगेज। तो जो भी पॉटर जब लगेज कैरी करते हैं तो वो अपने सर पे आपने देखा होगा एक ऐसे क्लॉथ का एक सर्कल सा वो बना के रखते हैं। तो वो इसलिए लगते हैं कि सरफेस एरिया चीजों का बढ़ जाए और प्रेशर कम लग पाए उनपे। ओके, तो उनको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, नहीं तो ज्यादा भारी लगने लगेगा सामान। ओके, सो दिस इज द साइंस बिहाइंड इट। ओके, अब अपन देख लेते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड्स और गैस प्रेशर एक्सर्ट जो करते हैं उसके रिजल्ट्स हम देखने वाले हैं। तो वन बाय वन कुछ असर्शंस इंक्लूड किया है मैंने जो थ्रू एक्टिविटीज देखने वाले हैं। तो पहला अपना असर्शन ये है, या असर्शन मतलब स्टेटमेंट ये है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर at the bottom of the container depends upon the height of its column। मतलब किसी भी कंटेनर में कितना पानी है, मतलब कितना हाइट में है जो भी कंटेंट है, या वाटर हो या ऑयल हो, तो वो उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करता है। मतलब देखो यहाँ पे इस कंटेनर में एक ग्लास ट्यूब ले लिया इस एक्टिविटी में हमने, या कंटेनर बोलो या ग्लास ट्यूब बोलो, इसमें नीचे से हमने एक रबर शीट बांध दिया। ओके, बलून भी कह सकते हैं। तो इसमें कम पानी है तो देखो ये कम स्वेल अप हुआ है या कम बल्ज आउट हुआ है। अब यहाँ पे ज्यादा हाइट में है ये पानी, तो यहाँ पे ये
रबर शीट ज्यादा बल्ज आउट हो गया है। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो प्रेशर है वो किस में ज्यादा है, जहां पे हाइट ज्यादा है। ओके, सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। अब अपन सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ लिक्विड exerts प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो भी लिक्विड कंटेनर में रखा रहता है ना, तो वो उस कंटेनर की वॉल्स पे कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता ही करता है। वो अपन इस एक्टिविटी से देख लेते हैं। अपन ने फिर से एक कंटेनर ले लिया जिसके साइड में एक ऐसा ट्यूब हो जिससे कि पानी निकल सके। ओके, यहाँ पे अपन ने एक बलून टाई कर दिया। ओके, जब ये कंटेनर एम्प्टी है तो ये देखो, ये बलून भी अपना बल्ज आउट नहीं हुआ है। ओके, अब यहाँ पे देखो अपन ने पानी डाल दिया सेकंड कंटेनर में, तो देखो बलून भी बल्ज आउट हो गया है। इससे अपन को क्या समझ आ रहा है कि जो लिक्विड है ये कंटेनर की वॉल्स पे कुछ ना कुछ प्रेशर डालता है, कुछ ना कुछ प्रेशर डालता है, तभी ये बल्ज आउट हुआ है। अब यहाँ पे देखो कुछ है ही नहीं, तो वो बल्ज आउट भी नहीं हुआ, तो कुछ प्रेशर भी नहीं लग रहा है। इसका मतलब लिक्विड ही वो प्रेशर लगा रहा है जिससे कि वो बल्ज आउट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। मतलब अगर सेम हाइट में हम देख ले तो उस हाइट में इक्वल प्रेशर लग रहा होगा। तब अगर इस हाइट में हम देखें तो इस हाइट में कुछ प्रेशर लग रहा होगा जो सारे ही होल्स में लग रहा होगा। यहाँ पे देखें तो एक डिफरेंट प्रेशर लग रहा होगा, पर वो उस हाइट के सारे होल्स में सेम प्रेशर लग रहा होगा। तो इसके लिए हम ये एक्टिविटी करते हैं कि एक बॉटल ले लेते हैं और सेम हाइट में ऐसे होल्स बना देते हैं। हाइट डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। तो अपन देखेंगे कि सेम प्रेशर से, मतलब ये जो ऐसे पानी है जो यहाँ पे ऐसे निकल रहा है ना, ये जो यू फॉर्म हुआ है इसका हाइट बिल्कुल ही सेम होगा। तो इससे अपन को ये पता चल रहा है कि लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ या हाइट कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा असर्शन ये है गैसेस के ऊपर है कि गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये क्यूब है जिसमें कि गैस मॉलिक्यूल्स दिखा रहे हैं और ये दिखाया जा रहा है कि ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल्स पे। तो इसको अपन एक इस एग्जांपल से देख लेते हैं कि सपोज एक बलून है। ओके, ये बलून को देखो अपन ने, हवा इसमें भरी है तो ये ऐसे है, इसका ये शेप बन रहा है। ओके, ये शेप क्यों बन रहा है? क्योंकि गैस कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसकी वॉल्स में। अब अगर सपोज आप गैस को पूरा निकाल देते हो, इसको खोल देते हो या बर्स्ट कर देते हो बलून को, और गैस पूरा निकाल देते हो, तो ये पूरा बलून बिल्कुल चिपक जाएगा। ओके, ये ऐसे ही फूला हुआ नहीं रहेगा। तो इसका इससे अपन को यही पता चल रहा है कि गैस भी वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं। इवन एक और एग्जांपल अपन ले सकते हैं, जैसे कि अपने अपने बाइसिकल के टायर्स देखे होंगे। ओके, जब उसमें हवा रहती है तो परफेक्ट बिल्कुल टाइटन अप रहते हैं। ओके, और जैसे ही उसमें कुछ पंक्चर हो जाता है किसी होल के कारण या कुछ कुछ भी हो जाने के कारण, जब पंक्चर हो जाता है तो वो पिचकने लगता है और फिर अपन अपना बाइसिकल भी आगे नहीं बढ़ता है। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल जिससे कि अपन पता कर सकते हैं कि गैस भी वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहे हैं। अब अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर आ जाते हैं। एटमॉस्फेयर में भी कुछ प्रेशर है जिसको अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह लेते हैं। यहाँ पे द लिखना था। द एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। यू नो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? जितना भी एयर है हमारे अराउंड में, लेयर बाय लेयर जितना भी एयर है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होते हैं। ओके, एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ सरफेस से ऊपर बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। ओके, ऐसा नहीं कि अर्थ के कुछ किलोमीटर्स तक है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर बहुत किलोमीटर्स तक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। जितना भी एयर है अर्थ सरफेस के ऊपर, वो जो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ सरफेस पे, दैट इज ओनली नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। If we imagine a unit area and very long cylinder standing on it filled with air, then the force of the gravity on the air in this cylinder is known as atmospheric pressure. अब अपन एक एरिया, इतना सा एक यूनिट एरिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया इमेजिन कर लेते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा सिलेंडर इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि एयर भरा है पूरा। तो जितना भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये एयर लगा रहा है, ठीक है, उसी को अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। जितना भी ये एयर प्रेशर लगा रहा है ना ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में, उसी को अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम देंगे। फाइन।
अच्छा, एक रबर सकर का भी बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। ये आप सभी ने देखा होगा, जब आप ये सरफेस में फर्मली प्रेस कर देते हैं और फिर आप उठाने की कोशिश करते हैं, तो आपको थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सकर और सरफेस के बीच का जो एयर है, जब आप प्रेस करते हो तो वो पूरी तरीके से वो पूरा एयर गायब हो जाता है और वो रबर सकर सरफेस से स्टिक हो जाता है। जब वो स्टिक हो जाता है तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क करने लगता है। वो प्रेशर इतना हाई होता है कि अपने को थोड़ा ज्यादा फोर्स लगता है इसको रबर सकर को सरफेस से निकालने के लिए। अगर अपन एनफ फोर्स नहीं लगाते तो वो निकाल नहीं पाएंगे अपन। तो इससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा हाई होता है। ओके, तो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया था आपके बुक में जिसका आंसर भी नीचे ही दिया था। इसको अपन थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या लिखा था। If the area of my head were 15 into 15 centimeter, how much force air will exert on my head? मतलब कितना फोर्स हम एयर हमारे सर के ऊपर लगा रहा होगा अगर हमारा सर का इतना एरिया है। अब ये डायग्राम में देख लेते हैं। सपोज ये तुम्हारा हेड है 15 बाय 15 सेंटीमीटर का। यहाँ पे ये कॉलम के थ्रू ये एक्सप्लेन किया गया है कि एयर भी कुछ प्रेशर लगाती है। अभी मैंने बताया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये उसी के बराबर होगा जितना 225 kg मास का एक ऑब्जेक्ट होगा। तो आप सोच रहे हो कि कितना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है एटमॉस्फेयर हमारे सर के ऊपर। ये 225 कैसे आया? जस्ट 15 एंड 15 को मल्टीप्लाई करके आया है। तो ये इट विल बी इक्वल टू दिस अमाउंट ऑफ फोर्स। तो अब ये सोचो 225 kg कितना ज्यादा फोर्स है, कितना ज्यादा ही फोर्स हमारे सर पे लग रहा होगा। ओके, अब इतना सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना बड़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पे लग रहा है तो हम क्रश क्यों नहीं हो जाते? हम जी जी कैसे रहे? एक्चुअली हमारे बॉडीज में भी एक प्रेशर है जो कि उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसिल आउट कर देता है। कैसे? देखो ऐसे, सपोज यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, हमारा बॉडीज भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है और फिर जिससे कि नेट हमारा जीरो हो जाता है। मैंने बताया ना कि फोर्सेस जो भी एक्ट करते हैं उसका हम नेट फोर्स निकालते हैं ताकि अपन को पता चल पाए कि ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करने वाला है। तो यहाँ पे पढ़ लेते, द रीजन वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस फोर्स इज दैट द प्रेशर इनसाइड द बॉडीज इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड देयरफॉर इट बैलेंस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। इट्स वेरी सिंपल। अब हमारे बुक में एक नोट दिया था, उसको हम पढ़ लेते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर। एक्चुअली इस नोट में ना हमें पता चलने वाला है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या जो एयर प्रेशर होता है ये कितना ज्यादा ही फोर्स अप्लाई करता है। बहुत बहुत बड़ा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक जर्मन साइंटिस्ट थे ऑटो वन ग्यूरीच ऑफ द 17th सेंचुरी। तो इनने एक पंप इन्वेंट किया था टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ द वेसल। इनने एक पंप इन्वेंट किया था जिससे कि वेसल से हम पूरा एयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस पंप की हेल्प से ही डेमोन्स्ट्रेटेड द फोर्स ऑफ द एयर प्रेशर। तो इनने क्या किया? ही जॉइंट टू हॉलो मेटालिक हेमिस्फेयर्स ऑफ 51 सेंटीमीटर डायमीटर, ये उसका डायमीटर दिया है, एंड पम्प्ड एयर आउट ऑफ देम। ये देखो ऐसे दो हॉलो मेटालिक हेमिस्फेयर्स ज्वाइन किया था उनने और इसके अंदर का जितना भी एयर था वो सारा निकाल लिया था उस पंप की हेल्प से जो उन्होंने इन्वेंट किया था। ओके, हॉलो मतलब खोखला था ये मेटालिक स्फेयर्स अंदर से, ठीक है। फिर इनने क्या किया? दोनों साइड पे ना 8-8 हॉर्सेस लगा दिए, फिर भी ये खींच नहीं पाए। वो हॉर्सेस का पावर मिलके भी उन मेटालिक स्फेयर्स को अलग अलग नहीं खींच पाए। तो इसी से अपन को ये पता चलता है कि सो ग्रेट इज द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर दैट द हेमिस्फेयर्स कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट। तो इतना ही बड़ा फोर्स होता है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जितना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, so, this was the end of our chapter. If you did understand the chapter well, then like the video, share it among your friends, comment down your doubts, and do not forget to subscribe the channel and press the notification bell so that you do not miss out on any update. Till then, keep studying. Take care. Bye.